गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 12वीं के समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 का भाग 8। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तादात्म्य मतलब आइडेंटिटी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत के कुछ आइडेंटिटी यानी कुछ फॉर्मूले और उससे जुड़ी हुई बातों को जानेंगे। तो आइए हम शुरू करें आज की वीडियो लेक्चर। और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि प्लीज़ एक बार में ही पूरी वीडियो अवश्य देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि आप बीच से थोड़े से पार्ट को देख के ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये पूरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और आप लोगों की अधिकतर समस्या ये होती है कि पूरी आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, मतलब पूरे लेक्चर देखते नहीं हो और ये कहते हो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए पूरा अवश्य देखें। तो देखिए आइए तो शुरू करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है, किंतु इसका संपूर्ण उत्पादन देश की जनता को प्राप्त नहीं हो सकता। अब उदाहरण के लिए देश के नागरिक हैं जो सऊदी अरब में मजदूरी प्राप्त कर रहा है, अर्जित कर रहा है, यानी कि प्राप्त करते हैं। तो सऊदी अरब के सकल घरेलू उत्पाद में उनकी ये जो है ना मजदूरी शामिल होगी। विधिक रूप से यानी कानूनी रूप से वह क्या है, एक भारतीय है। भारतीयों के द्वारा अर्जित आय यानी कि कमाया गया जो आमदनी है या इनकम है, वह भारत के स्वामित्व के उत्पादन के कारकों के अर्जित आय की माप करने की क्या विधि है। तो इसकी अगर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हमें आपको यह जानना होगा कि अर्थशास्त्र में सामान्य निवासी किसे कहा जाता है और गैर निवासी किसे कहा जाता है। तो अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। तो देखिए, सामान्य निवासी वो होता है जो किसी भी पर्टिकुलर देश में एक वर्ष के लिए रहता हो, कम से कम एक वर्ष के लिए रहता हो, और उसके आर्थिक का क्षेत्र भी वही देश हो, तो वो क्या कहलाता है, सामान्य निवासी कहलाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो समता बनाए रखने के लिए हमें विदेशियों द्वारा अर्जित आय यानी कि विदेशी जो इनकम जनरेट करते हैं, जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है, यानी कि जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है मतलब जो भारत में काम कर रहे हैं, तथा अथवा विदेशी के स्वामित्व वाले उत्पादन के कारकों को की गई अदायगी को अवश्य घटा देना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कि आप यहाँ पे कोई कंपनी है, जैसे कि उदाहरण के लिए कोरिया की कंपनी है, दक्षिणी कोरिया की कंपनी है हुंडई, उसके द्वारा जो लाभ कमाया जाता है वो भारत के सकल घरेलू उत्पाद से उसे घटाना होगा, तभी आपको जो है ना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। समष्टि अर्थशास्त्रीय परिवर्तन में इस प्रकार के जोड़ और घटाव और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में जाना जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे कि विदेशों से जो प्राप्त आय है उसको प्लस करेंगे और विदेशों को जो आप आय दे रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अतः इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आइडेंटिटी किसके होती है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व में नियुक्त यानी कि जो आपने अपॉइंट किया है उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित आय। यानी कि अगर आपने कोई कंपनी जैसे टाटा का कोई ब्रांच, टाटा क्योंकि भारत की कंपनी है, तो टाटा का अगर कोई ब्रांच विदेश में है तो वहाँ से जो आमदनी आएगी, और साथ ही घरेलू अर्थव्यवस्था में जो शेष विश्व के उत्पादन के कारकों के द्वारा जो आमदनी होती है उसको घटाना पड़ेगा। अब इसको ऐसे समझिए, सकल घरेलू उत्पाद में जो बाकी विश्व में जो आपके जो फर्म है उससे जो आपको इनकम प्राप्त होती है उन दोनों को जोड़ देंगे, और उसमें से क्या करेंगे कि जो बाकी विश्व को आप आमदनी दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व में जो आप के नियुक्त हैं, शेष विश्व में जो आप ने उत्पादन जो नियुक्त किया है उससे जो आमदनी आ रही है उसमें से आप घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो विदेशी फॉर्म है उसके द्वारा जो आमदनी उसको जाती है तो उसको माइनस करेंगे। इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP किसके लगभग इक्वल होगा? तो सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। निवल कारक आय का मतलब क्या है कि विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का मतलब है कि शेष विश्व में से जो आपने उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा जो प्राप्त किया है आमदनी, उसमें से जब आप जन शेष विश्व के उत्पादन का जो आमदनी होते हैं उसको घटा देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको भारत को छोड़ के बाकी जगहों से जो आपने इनकम जनरेट किया है उसमें से जो आपके यहाँ से विदेशी कंपनियों ने जनरेट किया है इनकम उसको घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी कि नेट फैक्टर इनकम NFIA। ठीक है, हम ये जानते हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। मूल्यह्रास टूट फूट के कारण वर्ष के दौरान पूंजी के एक अंश का उपभोग कर लिया जाता है। इस टूट फूट को क्या कहा जाता है? मूल्यह्रास हम कहते हैं। स्वाभाविक है कि मूल्यह्रास किसी व्यक्ति की आय का अंश नहीं होता। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्यह्रास को घटाते हैं तो हमें समस्त आय का जो माप प्राप्त होगा उसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मूल्यह्रास को जब घटा देते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसके जैसा होगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास को घटा देने पे उल्लेखनीय है कि इन परिवर्तनों का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है। उपर्युक्त यानी कि ऊपर में जो भी बातें बताई गई है व्यंजक जो हैं वो के माध्यम से हमें बाजार कीमत पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य प्राप्त होता है, किंतु बाजार कीमत में अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़े होते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर आरोपित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जैसे GST है। फलतः कीमत बढ़ जाती है। इसका परिणाम क्या होता है कि कीमत उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अप्रत्यक्ष कर सरकार को उपार्जित होता है यानी कि सरकार को प्राप्त होता है। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद का वह अंश जो वास्तव में उत्पादन के कारकों को उपार्जित करता हो यानी कि उपार्जन करता हो, उपार्जन मतलब कमाता हो यानी कि वो उसको जनरेट करता हो, उसी गणना करने के क्रम में बाजार कीमत पर मूल्यांकित राष्ट्रीय निवल उत्पाद से अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। यानी कि जो आप अप्रत्यक्ष कर तो सरकार को आ रही है ना आमदनी, और ये हम क्या निकाल रहे हैं? राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस अप्रत्यक्ष कर को उसमें से घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार कुछ वस्तुओं की कीमतों पर सरकार द्वारा उपदान प्रदान किया जाता है। उपदान मतलब सब्सिडी दी जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए सबसे अधिक टैक्स किस पे लगाती है सरकार? पेट्रोलियम के पे। लेकिन क्या करती है कि हमारे घरों में जो रसोई गैस का प्रयोग होता है यानी कि जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है LPG, तो उस पर सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। अतः हमें बाजार कीमतों पर मूल्यांकित निवल राष्ट्रीय उत्पाद में उपदान मतलब सब्सिडी को शामिल करने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने पर हमें जो माप प्राप्त होता है उसे कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय कहते हैं। अतः कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस यानी कि वो राष्ट्रीय आय के जैसा ही है, समकक्ष है, उसके जैसा है, समान। और वो किसके जैसा है कैसे प्राप्त होगा? तो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या करेंगे आप? अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान यानी कि अप्रत्यक्ष कर में से सब्सिडी को घटाने के बाद जो आएगा उसको आप इसमें से घटा देंगे तो क्या आपको मिलेगी? राष्ट्रीय आय मिलेगी या निवल राष्ट्रीय उत्पाद आप उसको कह सकते हो, वो मिलेगा निवल। और क्या
किस तरीके से इसको प्राप्त किया जा सकता है कि बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे प्राप्त करेंगे? तो अप्रत्यक्ष निवल इनडायरेक्ट कर टैक्स ऐसे प्राप्त करेंगे तो अप्रत्यक्ष कर में से उपदान यानी कि सब्सिडी को माइनस कर देते हैं। राष्ट्रीय आय को हम पुनः छोटी छोटी कोटियों में उपविभाजित कर सकते हैं, यानी कि उसको और ज़्यादा सब कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम परिवारों के द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय के अंश के लिए अभिव्यक्ति को प्राप्त करें, जिसे एक परिवार यानी कि पर्सनल वैयक्तिक आय यानी कि पर्सनल इनकम कहेंगे। मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय जो फर्मों और सरकारी उद्यमों के द्वारा अर्जित की जाती है में से लाभ का एक अंश उत्पादन के कारकों के बीच वितरित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय जो कि फर्म या सरकारी जो उद्यम है उसके द्वारा जो प्राप्त की जाती है उसका एक अंश क्या होता है, उसका वितरण नहीं हो पाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अवितरित आय, यानी कि उसका बंटवारा नहीं हुआ इसलिए वो क्या कहलाएगा? अवितरित, यानी बिना वितरण के। चूंकि अवितरित लाभ परिवारों को उपार्जित नहीं होती, यानी कि परिवारों को उससे कुछ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वैयक्तिक आय की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आय से अवितरित लाभ को घटा दिया जाता है, यानी कि नेशनल इनकम से जो अवितरित लाभ है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। इसी प्रकार निगम कर जो फर्मों की आय पर आरोपित होता है को राष्ट्रीय आय से घटाना होगा, यानी कॉर्पोरेट टैक्स जिसको कहते हैं, निगम कर को भी घटाना होगा, क्योंकि यह परिवारों को उपार्जित नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि निगम कर क्यों घटाएंगे? क्योंकि इससे परिवार को कोई फायदा थोड़ी है, आपको कोई फायदा थोड़ी है, पर्सनली कोई फायदा नहीं है ना, तो इसलिए इसको घटाएंगे। और अवितरित लाभ को भी घटाया जाता है, क्यों? क्योंकि उससे भी परिवार को कोई लाभ नहीं हो रहा है। दूसरे तरफ परिवार निजी फर्मों से अथवा सरकार से अपने अग्रिम मतलब एडवांस पूर्व ऋण पर ब्याज अदायगी प्राप्त करता है। परिवार को फर्मों और सरकारों को भी ब्याज अदा करना पड़ता है, यानी पे करना पड़ता है। यदि फर्म और सरकार से मुद्रा ऋण के रूप में ग्रहण करती है, यानी करेंसी के रूप में ग्रहण करती है, अतः हमें परिवारों द्वारा फर्मों और सरकार को अदा किए गए निवल ब्याज को क्या करना होगा? नेट ब्याज को घटाना होगा। परिवार सरकारों और फर्मों के लिए अब देखिए यहाँ क्या करती है? अंतरण अदायगी करती है। अंतरण अदायगी यानी कि पेमेंट जो होती है उस किसे कहा जाता है? तो वो ऐसा होता है जिसके बदले में सरकार को या फर्म को कुछ प्राप्त नहीं होता, जैसे कि पेंशन चाहे विकलांगता के लिए पेंशन हो या फिर वृद्धावस्था पेंशन हो, फिर छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप जैसे होता है या कोई प्राइज़ दिया जाता है, उससे सरकार या फर्म को कोई प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए उसको क्या करते हैं? उस अंतरण अदायगी प्राप्त करते हैं। परिवारों को वैयक्तिक आय की गणना करने के लिए हमें अंतरण अदायगी को क्या होगा? जोड़ना पड़ेगा, यानी कि परिवारों के वैयक्तिक यानी कि परिवारों का पर्सनल इनकम जो है, यानी कि वैयक्तिक आय वो किसके जैसा है? राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ माइनस परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी माइनस निगम कर, अब प्लस सरकार और फर्मों के से परिवारों को की गई अंतरण अदायगी। हालांकि यद्यपि व्यक्तिक आय पूर्ण रूपेण परिवारों की आय नहीं है, अब पूरी तरीके से ये परिवार की आय नहीं है, उन्हें वैयक्तिक आय से कर अदायगी करनी पड़ती है। अब देखो, चूंकि आपके पास वैयक्तिक आय प्राप्त हुई, अब ये भी आपकी पूरी आय नहीं है, क्योंकि इसमें से भी आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि यदि वैयक्तिक आय से वैयक्तिक कर यानी कि पर्सनल टैक्स आप पे करते हो, उदाहरण के लिए इनकम टैक्स आयकर, और गैर कर अदायगी जैसे कि शुल्क, जैसे कि टोल टैक्स देते हो या और भी कुछ जो जैसे चीज़ों पे टैक्स देते हो, तो उसको घटा दें तो हमें जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहते हैं? वैयक्तिक प्रायोज्य आय कहते हैं। यानी कहने का मतलब है वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक कर
और गैर कर अदायगी दोनों को घटाने के, तीनों को घटाने के बाद, मतलब वैयक्तिक आय में से वैयक्तिक कर और गैर कर अदायगी को घटा देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम वैयक्तिक प्रायोज्य आय कहते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक प्रायोज्य आय किसके जैसा होगा? तो वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। वैयक्तिक प्रायोज्य आय परिवारों की समस्त आय का अंश है। वे इसके एक अंश का उपभोग करने का निर्णय ले सकते हैं और शेष की बचत कर सकते हैं। रेखाचित्र 2.3 में इन प्रमुख समष्टि अर्थशास्त्रीय परिवर्तनों के बीच संबंधों को रेखाचित्रीय प्रतिचित्रण किया गया है। अब यहाँ ये देखिए जरा, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय यानी कि NFIA और सकल घरेलू उत्पाद GDP, और फिर उसके बाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि कहने का मतलब है कि सकल घरेलू उत्पाद में से इसको घटा देते हैं तो आपको क्या मिलता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और उसमें से जब मूल्य ह्रास को आप घटा देंगे तो क्या मूल्य ह्रास को घटाने के बाद आपको मिलेगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किस पे? बाजार कीमत पे। और इसमें से आप अप्रत्यक्ष कर और माइनस उपदान यानी कि निवल अप्रत्यक्ष कर को जब घटा देंगे तो निवल आय आपको प्राप्त होगी। यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद किस पे प्राप्त होगी? कारक आय पर, कारक लागत पर, सॉरी। और उसमें से अगर आप अवितरित लाभ प्लस परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी प्लस निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स प्लस परिवारों द्वारा अंतरण, इस सब को जब आप घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगी वैयक्तिक आय। और इसमें से जब आप वैयक्तिक कर प्लस गैर अदायगी को घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगी वैयक्तिक प्रायोज्य आय। तो इस तरीके से ये होता है। अब इसके बाद यहाँ देखिए राष्ट्रीय प्रायोज्य आय, राष्ट्रीय प्रायोज्य आय और निजी आय। भारत में समस्त समष्टि अर्थशास्त्रीय परिवर्तनों यानी कि परिवर्तनों की इन कोटियों के अलावे कुछ अन्य समस्त आय कोटियां भी हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रीय आय लेखांकन में होता है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या है? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय आपको बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त अन्य चालू अंतरण को जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बाजार कीमतों पर नेशनल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP प्लस शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त चालू अंतरण को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त होता है राष्ट्रीय प्रायोज्य आय। राष्ट्रीय प्रायोज्य आय के परिप्रेक्ष्य का विचार यह है कि इससे जानकारी मिलती है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की अधिकतम मात्रा कितनी है। शेष विश्व में चालू अंतरण में क्या क्या आ जाता है? तो उपहार, सहायता राशि इत्यादि ये सब आते हैं। अब निजी आय क्या है? तो निजी आय को उपगत होने वाले, उपगत मतलब प्राप्त होने वाले घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय प्लस राष्ट्रीय ऋण ब्याज प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय प्लस सरकार से चालू अंतरण प्लस शेष विश्व से अन्य निवल अंतरण, इस सब को जब आप जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? निजी आय प्राप्त होता है। अब आगे देखिए कुछ बुनियादी राष्ट्रीय आय समुच्चय। समुच्चय यानी कि सेट क्या है? कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GDP एट MP मार्केट प्राइस। GDP एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सभी निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा दिए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन का स्वामित्व एक स्थानीय कंपनी का हो या एक विदेशी कंपनी का हो। यानी कहने का मतलब है कि निवासियों के द्वारा, सभी निवासियों के द्वारा या गैर निवासियों के द्वारा जो उत्पादन को
सभी उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वो स्थानीय कंपनी हो यानी कि कोई भारतीय कंपनी हो या कोई फिर विदेशी कंपनी हो। सभी चीज़ों का मापन बाजार कीमतों पर होता है, यानी कि जीडीपी एट एमपी बराबर होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। साधन लागत पर जीडीपी यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर जीडीपी बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाने पर प्राप्त होती है। बाजार कीमतें वही कीमतें हैं जो उपभोक्ता द्वारा की जाती है, यानी कि जो आप पे करके आते हो वही क्या है, बाजार कीमत कहलाती है। बाजार कीमतों में उत्पाद करों तथा उपदान को शामिल किया जाता है। साधन लागत शब्द का उपयोग उत्पादकों द्वारा दी गई कीमत के लिए किया जाता है, अतः साधन लागत बाजार कीमतों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाने पर प्राप्त होती है। साधन लागत पर जीडीपी एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में फर्मों द्वारा किए गए उत्पादन के मौद्रिक मूल्य यानी कि मॉनेटरी वैल्यू का माप है, यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इससे नीति निर्धारकों को यह पता लग चलता है कि चालू जीडीपी को बनाए रखने के लिए देश को कितना खर्चा करना पड़ेगा। यदि मूल्य ह्रास के कारण हुई पूंजी स्टॉक को विस्थापित नहीं किया जाता तो जीडीपी घटेगा, यानी कि एनडीपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा, जीडीपी एमपी माइनस डिप्रिसिएशन। साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट उत्पादन के साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित आय है, यानी कि प्राप्त की गई इनकम है। एनडीपी एफसी बराबर क्या होता है, एनडीपी एमपी माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य जीएनपीएमपी है तथा इसे बाजार कीमतों पर मापा जाता है। जीएनपीएमपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित यानी कि उत्पादन किए गए आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा के भीतर स्थापित हो या विदेशों में, यानी कि चाहे वो भारत का नागरिक है वो चाहे विदेश में ही क्यों नहीं रह रहे हो, उस सबको भी इसमें शामिल किया जाता है। सभी चीज़ों का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर होता है, यानी कि जीएनपीएमपी बराबर होता है जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। साधन लागत पर जीएनपी यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। साधन लागत पर जीएनपी एक अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादन साधन द्वारा प्राप्त उत्पादन का माप है, यानी कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट साधन लागत बराबर होता है जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। अब आगे देखिए, बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपीएमपी यह इस बात का मानदंड है कि एक देश एक निश्चित समय अवधि में एक निश्चित समय में कितना उपयोग कर सकता है। एनएनपी देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का माप है, चाहे वह उत्पादन देश की घरेलू सीमा में किया गया हो या विदेशों में, यानी कि एनएनपीएमपी बराबर होता है जीएनपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी कि जो कटौती होती है उसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। एनएनपीएमपी बराबर क्या होता है कि एनडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। अब अगला है साधन लागत पर एनएनपी अथवा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। साधन लागत पर एनएनपी एक देश के उत्पादन के सभी
साधनों द्वारा देश के सभी साधनों द्वारा मजदूरी, लाभ, लगान तथा ब्याज के रूप में एक वर्ष में जो आमदनी प्राप्त होती है, यानी कि जो भी रिसोर्सेज फैक्टर कॉस्ट प्राप्त होती है उसका योग होता है क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यह राष्ट्रीय उत्पाद है किंतु राष्ट्रीय सीमा में उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। यह घरेलू साधन आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन का योग है। एनआई नेशनल इनकम बराबर होता है एनएनपी एमपी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस निवल उत्पाद कर माइनस निवल उत्पादन कर। ये किसके बराबर होता है, तो एनडीपी एफसी प्लस एनएफआईए के। तो ये हो जाएगा एनएनपी एफसी के बराबर। सकल मूल्य वृद्धि पर, मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर है, मार्केट प्राइस पर। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमतों पर जो होता है वही होता है सकल मूल्य वृद्धि। आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि जीवीएएमपी माइनस निवल उत्पाद कर। उत्पादन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि क्या होता है, तो आधारित कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि माइनस निवल उत्पादन कर। तो ये तो था आज, यहीं पे हम आज की वीडियो को रोकेंगे और अगली वीडियो में हम जानेंगे मौद्रिक सकल घरेलू और वास्तविक कर। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।